नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले पहला प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर मैंने रिवीजन क्लास मैंने दे रखा है। आप लोगों ने उसे काफी पसंद किया और आपके कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी पेपर 2 को लेकर के आप वीडियोस बनाइए और एक ऐसी वीडियोस बनाइए जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हों या जिनकी प्रबल संभावना हो 2026, 2027 इन सभी पूछे जाने की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को चाहे 2027 में देख रहे हैं, चाहे 2026 में देख रहे हैं या 2028 में जाकर के देखेंगे, अगर आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आने वाला है नहीं। सभी इकाइयों से बनने वाले प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया जो पिछले कई वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के पीछे मेरी कम से कम 4 घंटे की मेहनत है, तो मेहनत को आप समझिए और चीजों को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ध्यान रखेंगे कि मैं इतना कीमती समय निकाल करके आपके लिए आया हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके। अगर मेरा समय नष्ट हो रहा है तो आपका समय बने। मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि मैं अपने जीवन का जो अमूल्य समय है आपको अगर दूं तो आप उसको और ज्यादा अमूल्य बना दें और अपने जीवन में एक ऐसी जो है दिनचर्या शुरू करें जिससे आपकी परीक्षा बड़ी जबरदस्त हो। जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं आपका पूरा दिन शुभ हो जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप वीडियो देख लें या रात में वीडियो देख करके सोए, सुबह पेपर देने जाए, पेपर अच्छा हो जाता है, पूरा दिन आपका अच्छा हो जाता है, आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाती है। उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय प्रश्न पत्र BA 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चन से पहले हम 20 MCQ मतलब 20 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न चर्चा करेंगे जो दीर्घ उत्तरीय में भी और अति लघु उत्तरीय में भी किसी में भी आ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर 150 से 250 शब्दों में रखा है। ठीक है, ये आपके लघु उत्तरीय टाइप के भी हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी टाइप के आपके प्रश्न हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न भैया, वीर गाथा काल में राष्ट्रीयता की भावना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यानी वीर गाथा काल में राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसके बारे में प्रश्न है। देखिए, वीर गाथा काल में वर्तमान अर्थों वाली राष्ट्रीयता राष्ट्र राज्य की भावना थी। राष्ट्र राज्य मतलब क्या था कि जैसे कि जो भी राजा होते थे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। कोई भारत जैसा विशाल देश उस समय नहीं हुआ करता था कि भाई उत्तर के हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर और इधर अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है, या हिमालय का जो पूर्वोत्तर इलाका है वहां से लेकर के और गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां तक। ऐसा कोई एक शासक नहीं था कि जो इन सकल भूमंडल पर पूरा शासन कर सके। ठीक है, लेकिन उस समय जो राजा थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उनकी एक अपनी सीमा थी। तो जो लेखक हुए, जो कवि हुए या फिर जो भी जनता हुई, वो मात्र अपने राज्यों की प्रशंसा करती थी, ना कि पूरे देश की प्रशंसा करती थी। उनके लिए देश उनका राज्य यानी जहां तक उसके राजा का क्षेत्र है उसी राज्य का ही गुणगान किया करते थे। यानी वहां का जो राष्ट्रीयता है या राष्ट्रवाद है वो उनके राज्य यानी उनके स्टेट, उनके राज्य का जो मतलब उनके जो राजा का जितना प्रदेश है वहीं तक सीमित था, ना कि पूरे सकल जो है भारत या अखंड भारत की बात थी। तो वीर गाथा काल में आप देखेंगे कि संपूर्ण भारत की कल्पना उतना जबरदस्त नहीं थी, क्योंकि दक्षिण में कोई और, उत्तर में कोई और, पूर्वोत्तर में कोई और, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी जगहों पर अलग अलग शासक हुआ करते थे। शासकों की प्रशंसा किया करते थे। कवि लोग जो होते थे दरबार में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, युद्धों का सजीव चित्रण हुआ करता था। वीर गाथा काल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से समझाया। तो तात्पर्य यह है बाबू कि ये राष्ट्रवाद जो आज का राष्ट्रवाद है वो पहले राष्ट्रवाद नहीं था। आज का राष्ट्रवाद क्या है कि पूरे भारत में हम भारत मेरा है। भले मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो मैं उत्तर प्रदेश को भूल जाता हूं, मैं भारत को ध्यान रखता हूं। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम किस जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस गांव से हैं, किस समाज से हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम भूल जाते हैं हमारी जाति क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमारा वर्चस्व क्या है। उस समय बस केवल राष्ट्रवाद दिखता है। बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जहां पर बात राष्ट्र की होती वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विकसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, तो आत्मा का विकास करने की जरूरत होती है। और जिसमें आत्म विकास हो जाता है, जो निज गौरव, निज देश का अभिमान जिसके अंदर होता है, ठीक है,
वो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, बहुत ही प्रबल कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीयता उनके उसके अंदर विद्यमान रहती है। और जिसमें ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, वो पशु निरा है और मृतक समान है। उस वो जिंदा लाश है, ऐसा समझ लीजिए, वो मृतक समान है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है। हिमवासी जो हिम के तम में जी लेता है नित कांप कांप कर, ध्रुववासी जो ध्रुव के तम में जी लेता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक फिर भी अपनी मातृभूमि पर, कर देता है प्राण न्यौछावर। वो व्यक्ति जो ध्रुव रेखा पर है, ध्रुवों पर है, वो ठंड के मारे कांप कांप करके अपना जीवन व्यतीत कर देता, लेकिन जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरिषि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर बताई, तो वो अपने मातृभूमि से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति जो विषुवत रेखा के आसपास रहता है, वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, एकदम से करिया हो जाता है, वो रहते रहते पूरा शरीर झुलस जाता है, वो व्यक्ति भी वहां पर हाँफ हाँफ करके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होता है। ऐसे में हम उस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं जहां पर ठंडी गर्मी बरसात तीनों मौसम का आनंद 4-4 महीने व्यक्ति उठाता है। और ऐसे भारत जहां पर गंगा जैसी सरिताएं बहती, जहां पर यमुना सरस्वती जैसी सरिताएं बहती हैं, जहां पर सुंदरबन का डेल्टा उधर चमक रहा है, उधर हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां और दक्षिण में लहलहाता हुआ समुद्र, उस भारतवर्ष की महिमा का मंडन करते हुए मैं क्या, शारदा और शेष भी उसका बखान करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, तो मैं कौन सी खेत की मूली। तात्पर्य है कि उस समय देश प्रेम मात्र अपने राजा या एक राज्य प्रेम हुआ करता था, ना कि संपूर्ण भारत का प्रेम। ठीक है, तो वीर गाथा काल में वर्तमान अर्थों वाली राष्ट्रीयता, राष्ट्र राज्य की भावना का अभाव था। अभाव माने कमी हो, अभाव का माने काव कमी। यहां राष्ट्रीयता का अर्थ संकीर्ण राजभक्ति थी। संकीर्ण माने कि जैसे मान लो भारत हुए, जैसे ये भारत हुए अपन, का समझो ये भारत के नक्शा हुए। अब हिया अलग राजा है, हिया अलग राजा, हिया अलग, तो यही का एक देश मान लेते रहे। ये सब यही का तनिक एक देश है, गोलवा का एक देश मान लीजिए। जैसे गोला एक राजा है, इसको एक देश, यहाँ का राजा अलग, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा। ये पाकिस्तान तब वही में रहा, ठीक है, अपन भारत में रहा, ठीक है। तो ये सब भारत एक देश, मतलब कि एक देश, हिया राजा, हिया राजा, हिया राजा, हिया सबका राजा अलग अलग अपन रहा, ठीक है। तो सभी अपने अपने इसी गोले को ही एक देश समझते थे। तो ऐसी राष्ट्रीयता यहाँ पर विद्यमान, यानी कि संकीर्ण राजभक्ति और स्थानीय अस्मिता से जुड़ा हुआ था, स्थान विशेष के राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ था। स्वरूप क्या था बबुआ? स्वरूप यह रहा कि स्वार्थ और संकीर्णता। कवि अपने आश्रयदाता राजा के शौर्य का वर्णन करते थे। युद्ध प्रायः व्यक्तिगत शत्रुता या सुंदरियों के कारण लड़े जाते थे, ना कि राष्ट्र की रक्षा के लिए। यानी युद्ध यहाँ पर क्या था, युद्ध क्यों लड़ते थे लोग? युद्ध लड़ते थे व्यक्तिगत शत्रुता, नहीं किसी राजा के किसी राजा शत्रुता है तो वो युद्ध लड़ता था बिना मतलब के। कोई देश बढ़ाने के लिए ऐसे नहीं होता था, बस ऐसे ही एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते थे, ठीक है। सुंदरियों के लिए युद्ध होता था, जैसे कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, धाई देव डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए। मतलब ये व्यवस्था चलती थी कि शौर्य जो होता था, जिसके भुजाओं में ताकत होती थी, वो सुंदरियों पर कब्जा करता था। ऐसी व्यवस्था थी उस समय वीर गाथा काल की। यानी सौंदर्य पर हमेशा कब्जा किसका रहा है? शौर्य का रहा है, बाहुबल का रहा है। सुंदरियां उन्हीं के जो है चरणों में रहती थी जिनके पास शौर्य होता था, जिनके भुजाओं में ताकत होती थी, जो बलवान होता था। तो वही तो कहते, जिसकी लड़की सुंदर होती थी जबरदस्ती शादी कर लेते थे, ठीक है, जो मन होता था। तो ऐसे आप देखेंगे भीष्म पितामह विचित्रवीर चित्रांगद के लिए जाते हैं। काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों को जाकर के एकदम से बाहुबल के दम पर जो है ले आते हैं। हजारों राजा बैठे होते हैं, सब देखते रह जाते हैं। भीष्म पितामह ऐसे तीर मारते हैं, सभी का मुकुट उसी में जाकर सबका गिर जाता चरणों में जाकर के। काशी नरेश से तो कांपने लगते, थर 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 थर। वो तो महाभारत की बात होगी। यहां पर भी आप देखेंगे सुंदरियों के लिए बड़े युद्ध लड़े गए। यहाँ पर स्वार्थ और संकीर्णता थी, इसी वजह से युद्ध होते रहते थे, आपस में वैमनस्यता होती थी एक राजा दूसरे राजा से, ठीक है। राजभक्ति, राष्ट्रीयता राजा के प्रति अंधभक्ति थी। जिस राजा का कवि गुणगान कर रहा है उसका विरोधी राजा शत्रु होता था, भले ही वह पड़ोसी हिंदू राजा ही क्यों ना हो।
मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदू है तो हिंदू जो है वहां पर गांठ जोड़ ले, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। जैसे एक राजा हिंदू है, दूसरा राजा भी हिंदू है, तो वो अपने राजा की प्रशंसा करता था, और हिंदू दूसरा राजा की कभी दूसरे की प्रशंसा करता था। दोनों एक दूसरे की बुराई भी करते थे, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते भी थे, ठीक है, इस तरीके से था। इसके अलावा गौरव भावना, गौरव भावना की अगर बात करें तो हालांकि पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू राजाओं के सामूहिक संघर्ष की झलक थोड़ी बहुत दिखती है, जो कहीं कहीं राष्ट्रीय गौरव की भावना को दर्शाती है, और अन्यंत्र कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासो में हाँ थोड़ा बहुत मिलता कि कुछ राजा इकट्ठा होकर के युद्ध लड़े रहे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस काल की राष्ट्रीयता राज्य केंद्रित और सीमित क्षेत्रों में तक ही सीमित थी, जो बाद के कालों में विकसित हुई और व्यापक राष्ट्रीयता से बिल्कुल भिन्न थी यहाँ की राष्ट्रीयता। इस तरीके से वीर गाथा काल की राष्ट्रीयता के बारे में आपने समझ लिया कि क्या थी, ठीक है, मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। दूसरा प्रश्न, चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में निहित वीरता और श्रृंगार का समन्वय समझाइए। बड़ी जबरदस्त रचना है ये, इसमें वीरता और उसका समन्वय जरूर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब भी था इस समय, 2-3-4 दिनों से क्लास उतनी जबरदस्त आ नहीं पा रही थी। 91 61 93 60 62 ये वाला जो नंबर है, ये नंबर व्हाट्सएप वालों ने बैन कर दिया है, ठीक है। क्यों बैन कर दिया बेटा? बैन इसलिए कर दिया है क्योंकि इस पर क्या था, मैं पीडीएफ बच्चों को भेजता था तो बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठा भेज जाते थे, यही कारण बताया गया है और बैन कर दिया गया इसको। अब इस पर शायद व्हाट्सएप ना चल पाए, या भविष्य में चलेगा भी तो फिर ऑन करेंगे, लेकिन वैसे चलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि आपके लिए इसके स्थान पर इस नंबर पर आपको एसएमएस सब नहीं करना है, ठीक है, इस नंबर पर नहीं करना है आपको। नया नंबर आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। अबाउट में भी आप नंबर देख पाएंगे, कौन सा नंबर है, 9984 9984, और अगला क्या है 039 139, ठीक है। ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। कोर्स जिन बच्चों को लेना है 9984 039 139, 6 सेमेस्टर का भी कोर्स की व्यवस्था आपके लिए होगी, और हो सकता है आपकी बात टेलीग्राम के माध्यम से चीजें करूंगा। व्हाट्सएप पर ही आप एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप से आपका एडमिशन होगा, और टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसी ग्रुप में क्या होगा कि आपको जोड़ा जाएगा। उसमें क्या होगा कि एक बार मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो पीडीएफ पड़ा रहेगा आराम से, जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उसमें किसी का नंबर भी इधर उधर नहीं दिखता है, आपका फायदा उसमें होगा। तो 9984 039 139 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अभी के लिए जो 5th सेमेस्टर की व्यवस्था है आपके लिए व्यवस्थित हो चुकी है। जिन बच्चों को जुड़ना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर प्रयास यही करें कि 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ जुड़ जाए, क्योंकि 5वां और 6वां सेमेस्टर की दोनों की जुड़ेंगे तो मात्र 150 रुपए फीस है, उसमें क्लास भी होगी आपकी और सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो ये आपका फायदा यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हमारे जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप 5वां 6वां सेमेस्टर एक साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपका 100 रुपए फीस लगेगा केवल 5th सेमेस्टर का, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आपके 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, पूरी की तैयारी आपकी हो जाएगी। सभी का पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। परीक्षा के अंतिम दौर में चल रहे हैं तभी आपके लिए ही कोर्स तभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से पढ़ाई आपकी हो जाएगी, पीडीएफ पढ़ पाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स जो आपके यूट्यूब पर पड़े हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर 6 सेमेस्टर जुड़ेंगे तो 6 सेमेस्टर की क्लास भी आपकी शुरू से आपको मिलती रहेगी, जैसे जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाए, प्लीज जुड़ जाए, देर ना करें, क्योंकि क्या है कि वो नंबर बंद हो चुका है। अब उस पर बहुत सारे बच्चे एसएमएस कर रहे होंगे, लेकिन क्या है कि भाई सभी को पता नहीं है, तो प्लीज जो है वीडियो को बताएं, बच्चों को बताएं कि इस नंबर पर एसएमएस करना है। आप सभी लोग ये नंबर पर एसएमएस करें, क्योंकि ये मेरे पास इस समय रह रहा है। आप इस पर एसएमएस करेंगे तो आपको कोर्स मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए फीस एक सेमेस्टर की है और 150 रुपए दोनों सेमेस्टर की फीस है। जो बच्चे 150 पेमेंट करेंगे उनका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इनका 50 रुपए फीस कम रखी गई है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तुरंत एसएमएस करें और तुरंत जुड़ जाए हमारे साथ, लाइव क्लास वाले ग्रुप से उसमें जोड़ा जाएगा और सब कुछ आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें, देर बिल्कुल भी ना करें। चलें तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी बच्चों को बता दीजिएगा भैया कि वो नंबर पर नहीं, इस नंबर पर करेंगे तो आपको कोर्स मिलेगा। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में निहित वीरता और श्रृंगार का समन्वय समझाइए। क्योंकि क्या है कि उस नंबर पर मतलब कि हजारों वीडियो में मैंने उस नंबर को बोला है बीच बीच में, तो ऐसे में क्या है कि उस नंबर पर बहुत सारे बच्चे एसएमएस करते हैं, जो पुरानी वीडियोस देखेंगे वो उसी पर करेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इसी वीडियो को बच्चे देखें और उनको पता चले कि हाँ वास्तव में क्या है, तो इसी पर एसएमएस करें, उनको कोर्स मिले, ठीक है। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से कि आप ये काम मेरा जरूर करें, आप सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचे, अपने कॉलेज में अपने सभी बच्चों को कोर्स में ज्वाइन करवाएं, और सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें।
सिक्स सेमेस्टर में आपको सीरीज वगैरह कुछ भी नहीं खरीदने दूंगा। आप पैसा ज्यादा खर्च करते, किताब खरीदते हो बहुत पैसा लग जाता है। आप हमसे जुड़ते हैं, सब कुछ आपको पीडीएफ वगैरह अच्छे तरीके से मिल जाता है। ये सब चीजें मैं आपके लिए तैयार करके लाता हूँ, इतना मेहनत से लिखता हूँ। तो आप मेहनत को समझे थोड़ा सा और जुड़ने का प्रयास करें। चलें, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। यानी इसमें वीरता, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों आपको दिखाई पड़ता है। इसमें पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान जो कि चहमान वंश के शासक हैं, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से मशहूर हैं। 1191 में मोहम्मद गौरी जो एक प्रतापी शासक था, विदेशी जो है आक्रांता था, उसको पराजित किया, बुरी तरीके से हारा मोहम्मद गौरी। और उसके एक साल के बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। हालांकि इस पुस्तक में हार के बारे में नहीं दिखाया गया। वीरता के अभिव्यक्ति, वीर पृथ्वीराज चौहान की युद्ध वीरता, युद्धों का सजीव चित्रण, सेनाओं का कोलाहल और शस्त्रों का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। उदाहरण के लिए मोहम्मद गौरी से हुए युद्धों का वर्णन आपको बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। पृथ्वीराज चौहान वाकई में इतना सूरवीर और साहसी व्यक्ति थे कि उनके बारे में ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी कम पड़ जाता है। श्रृंगार की अभिव्यक्ति भी आपको दिखेगी। इस काव्य का मूल उद्देश्य था संयोगिता के अपहरण और प्रेम प्रसंग का वर्णन करना। ठीक है, एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान के यशगान और उनके राष्ट्रीयता वाले जो एक प्रकार से उनके अंदर युद्ध करने की जो मोटिवेशन है, जो अपने देश को बचाने की एक भनक है, वो तो उनके अंदर थी ही। साथ ही साथ में एक स्त्री के प्रति उनका भी प्रेम भाव दिखता है। संयोगिता जो कि उनकी पुत्री होती है, क्या नाम है, जयचंद की, उनका अपहरण कर चुकी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को वर्ण कर चुकी होती है। तो उनके संयोगिता के अपहरण और प्रेम प्रसंग का वर्णन करना भी इस काव्य का मंतव्य रहा। संयोगिता स्वयंवर और पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम प्रसंग में श्रृंगार रस का चित्रण बहुत ही बारीकी के साथ चंद्रबरदाई साहब ने किया है। श्रृंगार यहाँ वीरता को प्रेरित करने वाले प्रेरक तत्व के रूप में भी आया है। यानी कि वीरता को देखिए, वीरता को कौन प्रेरित करता है? जैसे राजा महाराजा लोग जब चलते थे घर से, तो छत्राड़ियां जो होती थी, जो उनकी वाइफ होती थी, पत्नियां होती थी, आज के अगर युद्ध हुए लागत है, कुछ हुआ था, तो मेहरारू जुड़ते के रहा दो बालम ना जाओ, रहा दो पतिदेव ना जाओ, अरे घर ही मरा कौन से। आज की स्त्रियां कहती, पहले की स्त्रियां क्या कहती थी? कहती थी कि जो तुरंत क्षत्रिय को याद दिलाती थी, अरे 12 बरस ले कुकर जीवे औ 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि 18 साल से ऊपर छत्री का जीवन रह गया तो उसका जीवन धिक्कार है। और ऐसी छत्राणियां धन्य है जिन्होंने ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया, जिन्होंने पूरा ऐसे अपने आप को, अपनी जवानी कुर्बान कर दी युद्ध में अपने देश के लिए। ऐसे सूरवीर माताओं को प्रणाम करता हूं। ऐसी छत्राणियां धन्य जो अपने पतियों को आरती उतार करके जानते हैं कि युद्ध में जा रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी मृत्यु के घाट उतर सकते मेरे पति, कभी भी शहीद हो सकते हैं, लेकिन उनकी आरती उतारती थी, तिलक करती थी। कैसे? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थल कवस्तभ्यम, ऐसे तिलक करती थी, आरती उतारती थी। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायता, ऐसी स्त्रियां हुआ करती थी, तिलक करती थी, आरती उतारती थी, प्रणाम करके धनुष और तोड़ीर उनके पीठ में बांध देती थी कि जाइए पतिदेव, युद्ध करिए, विजयी भवा, यशस्वी भव, विजयी भव, ऐसी होती थी। और जाते समय पति, आजकल किसी के पति परदेश चले जाते हैं, स्त्रियां बिलक बिलक करके रोती हैं, कहते कि पति है नहीं, मैं उनके घर पे क्या करूंगी, अम्मी के पास चली जाऊंगी। पहले की स्त्रियां, उर्मिला को आप देख लीजिए, पति बन जा रहा है, पता है 14 साल तक वनवास काटना है, उर्मिला रुकी रहती है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। लक्ष्मण का त्याग सभी को दिखता है, लेकिन उस उर्मिला, उस बिरहड़ी का त्याग किसी को नहीं दिखता है, जो 14 साल तक बिना पति के सास ससुर के घर पर पड़ी रही और माता पिता के रूप में सास ससुर की पूजा सेवा करती रही। ऐसी बिरहणी उर्मिला के बारे में अधिकतर कवियों ने नहीं लिखा, लिखा मैथिली गुप्त साहब। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जैसे दीपक का जलना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पतंगे का जलना बेकार लगता है, निरर्थक लगता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, कविता है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बीए के, वो चीजें हैं। तो श्रृंगार रस जो होता है वो मोटिवेशन देता है। जब स्त्रियां सज धज करके ऐसे आती हैं और पुरुषों को तिलक करती हैं कि जाइए पतिदेव, यशस्वी भाव, बताती हैं कि भाई जाओ,
जब खुशी खुशी हंस करके वो छत्राणियां विदा करती थी क्षत्रियों को, तीर धड़ लग करके वो आला उदय से कूद जाते थे युद्ध में, झकनी झकनी मारी बसाए देते रहे जुड़ता है। ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया भारतीय धरती ने, भारतीय माताओं ने। तो श्रृंगार जो रहा है वो वीरता को मोटिवेशन देता है, प्रेरित करता है, और उसी के रूप में यहां पर श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया चंद्रदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों में। अधिकतर युद्ध जो हुए हैं इन्हीं की वजह से हुई है, सुंदरियों की वजह से। एक बहुत वीर पुरुष है, जीत लेती रूप सी नारी उसे एकमात्र मुस्कान से। स्त्रियां चाहें तो बड़े से बड़े योद्धाओं को अपने एक तीक्ष्ण मुस्कान से और कटीली निगाहों से घायल कर सकती हैं। उसको कटाक्ष कहते हैं। स्त्रियों के तिरछे नयन के देखने को कटाक्ष कहा जाता है। वो कटाक्ष तीर या भाले के जितने घायल होते हैं एक पुरुष उतना नहीं चुभता जितना एक स्त्री अपने कटाक्षों से कर देती है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े योद्धा सुंदरता के जाल में फंस चुके। तो श्रृंगार रस हमेशा वीर रस पर हावी हो जाता है, वीर रस को मोटिवेशन देता है। श्रृंगार चाहे तो वीर को दबा भी सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है वो। ऐसा व्यक्ति राजा पुररवा उर्वशी के आगे वो एकदम से ढीला पड़ जाता है, एकदम से सुस्त पड़ जाता है। वो पुररवा राजा जिससे जब जो चल जाता था अपना शासन जो रख करके युद्ध करके मैदान में, महाराज देवता इंद्र वगैरह कांपने लगते, थर 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 इंद्र उद्र कांपते थे राजा पुररवा को देखने के बाद में। ऐसा महान योद्धा राजा पुररवा, इक्ष्वाक वंश का क्षत्रिय। उस पुररवा को एक अप्सरा उर्वशी नाम की जीत लेती रूप सी नारी, मात्र एक मुस्कान से एक सुंदर स्त्री हंस देती है, सारी वीरता धरी की धरी रह जाती, राजा पुररवा लिप्त हो जाते। तो श्रृंगार यहां वीरता को प्रेरित करने वाले प्रेरक तत्व के रूप में भी आया है, जहां राजा अपनी रानी के लिए या उसके गौरव के लिए युद्ध करते रहते हैं एज ए वीर पुरुष। समन्वय यह है श्रृंगार और वीर का। यहां पर रासो काव्य की विशेषता यह थी कि इसमें प्रेम और युद्ध साथ साथ चलते हैं। एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ युद्ध, दोनों के एक प्रकार से किस्से चलते हैं। जैसे आजकल की बॉलीवुड मूवीज में प्रेम भी होता है, साथ साथ में युद्ध भी होता है, गाने भी चलते रहते हैं और हीरो मारता रहता है। एक और राजा प्रेम में लीन होता है तो दूसरी ओर वह अपनी रियासत और प्रेमिका की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़ता, अपने आप को झोंक देता है। ये है वीर रस प्रधान, वीरता रस प्रधान काव्य की। तीसरा प्रश्न, जकनिकृत आलखंड की राष्ट्रीय भावना में निहित स्थानीयता का चित्रण कीजिए। आलखंड जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जगनिक ने जो आलखंड लिखा है, जो आल्हा उदल की जो आल्हा गाया जाता है वो इन्हीं का रचना है, आलखंड ही, ठीक है, जगनिक साहब ने लिखा है। आल्हा खंड, आल्हा और उदल की कथा में कहा गया है राष्ट्रीयता का भाव बहुत अधिक स्थानीय और जातीय है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता उतनी नहीं, लेकिन हाँ जातीयता आपको दिखाई पड़ती है, मतलब कि स्थान विशेष के रूप में जो है परमर्दिदेव बर्मन के यहाँ पर रहते थे लोग। स्थानीय राजभक्ति, राष्ट्रीयता देश के प्रति नहीं बल्कि महोबा या नयनागढ़ जैसे छोटे राज्यों के प्रति है। आल्हा उदल अपने शासक परमाल के प्रति अटूट वफादारी करते हैं, और आल्हा और उदल दो जो है ऐसे शेर योद्धा होते हैं कि ये एक प्रकार से अरे यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए, ऐसे होते थे आल्हा उदल, ठीक है। रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, हाथ पटक दे भोईमा जो तो नौ मन माटी लिए उठाए। ऐसे होते थे आल्हा उदल, लड़ते थे, झकनी झकनी मारी बसाए देते रहे भैया। जहां पर पैरा पाल दीन ही ऐसे मार युद्ध घर घर नरमुंड संहार करते हुए और निकल जाया करते थे। वो थे वीर योद्धा, तो आल्हा और उदल महोबा के वो शेर थे जो किसके लिए लड़ते थे, राजा परमाल के लिए लड़ते थे, ठीक है, वफादार थे। पृथ्वीराज चौहान जिससे भी इनसे डरा करते थे। गौरव का आधार, वीरता का प्रदर्शन अपने राजा के मान सम्मान और अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए होता था। युद्ध अपने ही पड़ोसी राज्यों जैसे कि दिल्ली में कौन था उस समय बैठा, पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज से भी युद्ध जो है लड़ा करते थे। जातीय प्रेरणा भी यहाँ पर, यह काव्य वीर जातियों को अपनी परंपरा का पालन करने की प्रेरणा देता है। 12 बरस लौकू कर जीवे और 13 लो जियो सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन
को धिक्कार। यह कथन स्थानीय वीरता और जीवन दर्शन को दर्शाता है कि जैसे 12 बरस ले कुकर की उम्र है, कुत्ता 12 साल तक जीता है, 13 साल तक सियार जीता है जो हूं बोलता ठंडी के महीने में। बरस 18 छत्री जीव, छत्री माने जो क्षत्रिय है 12 18 साल तक जीते हैं, आगे उनके जीवन को धिक्कार माना गया क्षत्रिय की। इस तरीके की चीजें कह करके लोग जो है झोंक देते थे अपने आप को। निष्कर्षता कह सकते कि यह काव्य बड़े राष्ट्र से अधिक क्षेत्रीय शक्ति के उत्कर्ष और पतन की कहानी है जो जनमानस में रची बसी है। आल्हा आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग गाते हैं। हमारे पिता होता जी आल्हा के बड़े प्रवीण गवैया हैं, गाने लगते हैं। कभी कभी हम सब छोटे छोटे थे खूब गाते थे, जैसे कि पहला लाइन बोलते थे, दूसरा लाइन हम लोग बोलते थे पीछे बैठ कर खटिया पे। बढ़िया एक खटिया बिछती थी, 4-5 लाइन ऐसे। दादाजी हमारे बढ़िया एक अंगूछा लेते थे, उसी अंगूछा ऐसे झाड़ते थे। मच्छर तब मच्छरदानी नहीं होती थी कि मच्छरदानी लगा लो भैया, उतना पैसे नहीं होता था मच्छरदानी खरीदने का। ऐसे वो झाड़ ऐसे या जो है अंगूछा से करते थे, तो उन्हीं के बगल खटिया लगा के हम लोग लेट जाते थे। कहानी बाबा सुनावत रहे, पापा जो है लेटे थे आल्हा गाँव है, पिताजी अब आल्हा गाँव है, तो हम सब 4 भाई हैं, चारों जने सब लेट जाए बगली से भी, और 2-3 जने आरी पड़ोस के सब आ जाए, हमारे सबके घरे लेट है, सब लेट के बढ़िया से। तब पापा जब आल्हा गाँव है तो पीछे हम सब ऐसे ऐसे कुछ देर तक आल्हा को सुर मिलावा जाए। पापा को बड़ा अच्छा लागे हमारे। तो अभी कहो कहते यार तो पापा अब तो बड़ा हो गए। चले, गुरु गोविंद सिंह के काव्य में अभिव्यक्त धर्म और राष्ट्रीयता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। काव्य में धर्म और राष्ट्रीयता एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर धर्म के माध्यम से राष्ट्रीयता भी दिखाई पड़ती है। उनका काव्य आध्यात्मिक मुक्ति के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए भी प्रेरित करता है। इसका गुरु गोविंद सिंह जी का धर्म की रक्षा, उनका उद्देश्य केवल ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि अन्याय और अत्याचार, यानी तत्कालीन मुगल शासकों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज उठाई और धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय चेतना, उन्होंने धार्मिक उत्साह का उपयोग एक जुझारू राष्ट्रीय शक्ति बनाने के लिए किया। देह सिवा बर मोह है, क्या कहते हैं भैया सिखों के 10वें गुरु साहब, कहते हैं कि देह सिवा बर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ये सी भावना कि अपने शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से ऐसा वर देना है भगवान भोलेनाथ, हे शिव भगवान, हे शंकर भगवान, ऐसा वरदान मुझे देना कि मैं कभी अपने कर्तव्य पद से ना हटूं, अपने अच्छे शुभ कर्मों से कभी मैं हटू ना। की भावना में धर्म को नैतिकता और देशभक्ति का आधार बनाया गया। खालसा का निर्माण, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करके आध्यात्मिक लोगों को सैनिक शक्ति में बदला, जिसका उद्देश्य था विदेशी और अत्याचारी सत्ता से लड़ करके स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। निष्कर्षता कह सकते हैं कि उनके लिए धर्म, मानवीय गरिमा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता इनका पर्याय था। ठीक है, सभी चीजें मिलती हैं इनके अंदर। अगला प्रश्न, भूषण को हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है? देखिए, रीतिकाल के सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार से उठ करके, जिन्होंने स्त्रियों के रूप लावण्य का वर्णन करने से, स्त्रियों का मांसल चित्रण करने से अच्छा समझा कि एक वीर पुरुष की वीरता का वर्णन किया जाए। जहां रीतकाल में एक तरफ स्त्रियों के शरीर के गुणगान किए जा रहे थे, स्त्रियों के रूप और लावण्य का वर्णन किया जा रहा था, रीतियों में बंद करके रस छंद अलंकार में कवि फंसे पड़े थे, वहीं पर महाकवि भूषण ने क्या किया, वीरता पूर्वक चीजों को कर लिखना शुरू किया। इसीलिए हिंदी के रीतिकाल में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता जहां पर थी, लेकिन भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस को अपना करके जन चेतना को जगाया, इसीलिए उन्हें प्रथम राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी जाती है। मुगल अत्याचारों का विरोध किया इन्होंने। भूषण ने तत्कालीन मुगल शासकों जैसे कि औरंगजेब के अत्याचारों और धर्मांधता का विरोध किया, जम करके रचनाओं में लिखा अपने। भूषण केवल कवि ही नहीं थे, भूषण तलवारबाजी, तीरंदाजी सभी में नंबर 1 प्रवीण योद्धा भी थे। युद्ध में जाते थे, युद्ध लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, फिर उसको लिखते थे। ऐसा नहीं है कि जाकर के बस केवल चुप झांकते देखते हैं, सामना करते थे। तीरों की जो नोक है अपने सीने में सहते थे, सीने छलनी होते थे, उसके बाद में फिर ये लिखते थे। इनकी लिखावट चाही की लिखावट नहीं बल्कि खून की लिखावट थी, ऐसा कह सकते हैं। तो महाकवि भूषण जहां औरंगजेब के सामने कोई बोलता नहीं था, वहां पर औरंगजेब के खिलाफ लिखने का काम किया, उनके खिलाफ लड़ने का काम किया। नायक चयन, उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल
जैसे स्वधर्म रक्षक और राष्ट्र गौरव के प्रतीकों को प्रतीकों को अपना नायक बनाया, अपना हीरो बनाया और उन्हीं के आदर्शों पर उन्हीं के हिसाब से लिखना शुरू किया। छत्रसाल दशक, वीरता का व्यापक अर्थ। उनकी वीरता किसी छोटे राजा के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए थी। उदाहरण, शिवाजी न होते तो सुन्नत होत सबन की। सुन्नत माने क्या होता है कि इसे सुन्नत मतलब होता है कि भाई मुसलमान सब बन जाते। शिवाजी न होते तो सुन्नत होत सबन की, ये लिखते हैं वो साफ साफ, जनमन का जागरण भी करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा लोगों में स्वाभिमान और विदेशी सत्ता के प्रति विरोध की भावना को जगाया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उनका राष्ट्रीयता बोध किसी एक राज्य तक सीमित न रह करके समग्र भारतीय संस्कृति की रक्षा से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न, भूषण की कविता में प्रशस्ति यानी गुणगान और जन चेतना का समन्वय कैसे हुआ, इसको बताएं। देखिए, भूषण ने अपने आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल की प्रशस्ति यानी तारीफ करते हुए भी उसे जन चेतना के साथ साथ जोड़ा। प्रशस्ति, उन्होंने शिवाजी के शौर्य, दानशीलता और यश का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, यानी कि कभी कभी खूब बढ़ा चढ़ा करके भी बताते हैं। और कभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताएंगे तो कभी लोग जो है उतना ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को, मतलब देश राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना। राजा को कभी ये नहीं बताना चाहिए कि आप बहुत कायर हो, ये हो, राजा बहुत दिल टूट जाएगा उसका। राजा को हमेशा चढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि राजा जब अब उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा तो युद्ध करेगा, जनता भी मोटिवेट रहेगी, ठीक है। रजवाई जब एकदम से ढीलर रहेगा तो फिर का आगे बढ़े। तो यही लिए कबीबा जो रहत रहे वो चढ़ाए रहे राजा का, अरे तो हरियस के वो है मार बसाए दे बब्बा के तनासिया ना ही निके, चलो उठाओ धरो रणबांकुरा पकड़ो भैया धनुष तीर निकरो। अब यह मेरे का जब भैया कबीबा बोलत रहे, लिखत रहे, जब रजवाई पढ़ात रहे वाका, जूते निकाय जो माला वाला पहिरे रहे भारत से ले जाओ, ले तू ले जाओ, ले तू ले जाओ। जौन कवि जितना बढ़िया लिखे है वो कहता नहीं बढ़िया मोती मानिक के माला मिलत रही। तो वीर गाथा काल में यही चलत रहा, खूब बढ़ाए चढ़ाए, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ठीक है। तो प्रशस्तियां खूब होती थी, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के, जैसे कहते हैं ये शिवाजी का कहते हैं, इंद्र जिम जंभ पर बाणो शुभम पर सुअंभ, जैसे कि बड़वासुर सुअंभ पर, इंद्र जिम जंभ पर, जैसे कि इंद्र जिस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से जंभासुर पर जो हो जाते हैं आक्रमण करने के लिए, बाण और शुभम पर, ऐसा लगता है कि मतलब जिस तरीके से इंद्र अपने वज्र के साथ उतर रहे हो, ऐसा लगता है कि जब वीर शिवाजी चलते हैं पूरी धरा कांपने लगती है। इस तरीके की बात यहाँ पर होने लगती है, ठीक है। तो हिंदी के राष्ट्रीय काव्य में इस तरीके की चीजें आपको दिखाई पड़ती है और आप इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य के बारे में आपने चीजों को समझा है, जाना है। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य बहुत ही जबरदस्त एक काव्य है जो कि आप इसको पढ़ते रहे हैं, जानते रहे, समझते भी रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो है वो जनमानस का काव्य रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसी में मैं अगर आपको पढ़ाने का जो है दिखाने का प्रयास करूँ, इसी उदाहरण को मैं पूरा करने का प्रयास करूँ अगर, तो ये महाकवि भूषण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे हाथ में उनके बारे में लिखा हुआ मिला है। देखें ये जो पूरा है ये लिखा क्या है, देखें इसमें है जो इंद्रजिम लिखा है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है ये कि इंद्रजी भी जंब पर बाणो सुवंभ पर रावण संदेश पर रघुकुल राज है। जैसे रावण पर भगवान राम जिस तरीके से हैं रावण के लिए, इस तरीके से पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यो सहस्त्र बाहु पर राम दिज राज हैं। दावा द्रम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर त्यों मलेच्छ बाण पर शेर शिव राज हैं। ऐसे भूषण ग्रंथावली में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार इंद्र ने जंभ राक्षस को नष्ट किया था वैसे ही शिवाजी ने अनेक मलेच्छ सरदारों को मार डाला। जैसे बाणवाग्नि समुद्र में फैलती है, उसका पानी सुखाना आरंभ कर देती है, उसी प्रकार शिवाजी ने तुर्कों यानी मुगलों के ऊपर राज किया। जिस प्रकार वायु बादलों को उड़ा ले जाती है वैसे ही शिवाजी की युद्ध करने पर शत्रु दल दूर दूर तक भाग जाते हैं। जिस प्रकार शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी प्रकार शिवाजी के क्रोधपूर्ण दृष्टि देखते ही मुगल सरदार मर जाया करते हैं। जिस प्रकार परशुराम ने सहस्त्र बाहु के सहस्त्रों भुजाओं को अपने फरसे से काटा था, उसी प्रकार शिवाजी ने हजारों हाथी वाले अनेक सेनाओं को नष्ट कर दिया। इस तरीके जिस प्रकार दवाग्नि जंगल में फैलकर शीघ्र समस्त पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से शिवाजी की सेना
शिवाजी की सेना शत्रु को मार कर नष्ट कर देती है। चीता जैसे मृग झुंड पर झपटता है, उसी प्रकार शिवाजी शत्रु सेनापतियों और उनके दलों को झपटते हैं। शेर का अधिकार हाथी के मस्तिष्क पर होता है, उसी प्रकार शिवाजी प्रत्येक सेनापति के मस्तिष्क को अपना लक्ष्य बना करके चलते हैं। ऐसे हैं वीर शिवाजी, इस तरीके के बखान करते हैं। अब सोचो सोचो, अतना जब कवि अपना अतना जब राजा सुनत रहे, शिवाजी सुनिन हुई जब बतिया का शिवाजी वीर नहीं, शिवाजी बहुत वीर रहे। उनके समान औरंगजेब कांपत रहे, थर 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 शिवाजी का नगुआ सुनते खान कांपत रहे, कब वो सामने ना ही आवत रहे इनके। शिवाजी बतिया सुनत रहे भूसड़ के, तो भूसड़ से बहुत प्रेम, उनका बहुत बढ़िया लगाव था। अब भूसड़ ऐसे लिखते हैं उनके बारे में, वही चीज है। यह तत्कालीन दरबारी कविता की परंपरा थी। जन चेतना, यह प्रशस्ति केवल राजा के लिए नहीं थी, बल्कि शिवाजी को देश की आशा और धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनकी वीरता हिंदू समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। अगर यही बखान जब जनता पढ़ेगी, कभी पढ़ेगी, जनता पढ़ेगी, तो जनता को अपने राजा के प्रति विश्वास होगा, जनता अपने राजा पर विश्वास कर पाएगी। ठीक है। समन्वय, भूषण ने शिवाजी को केवल राजा के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वदेश प्रेम के प्रतीक के रूप में महिमामंडित किया है। इस प्रकार राजा की तारीफ करते हुए उन्होंने संपूर्ण समाज को स्वाभिमान और संघर्ष का संदेश दिया है। वो थे कवि भूषण। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? जाहिर सी बात है कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी में गद्य की परंपरा का शुरुआत किया और बहुत कुछ शुरू किया। भारतेंदु 1850 में जन्म हुआ, 1885 में मृत्यु हो जाती है आपकी। इतने कम समय में कविता, नाटक और निबंध के माध्यम से भारतीय समाज को परंपरागत जड़ता से निकालकर, यानी जो परंपरागत चीजें थी उससे निकाल करके आधुनिक चेतना की ओर मोड़ने का काम भारतेंदु साहब ने किया। नवजागरण की बात करते हैं, इसलिए नवजागरण काल भी इनके काल को कहते हैं, भारतेंदु काल। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों यानी जाति भेद, बाल विवाह और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार किया। भारतेंदु जी ने राष्ट्रीय चेतना का उदय, उन्होंने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीति को समझा और देशभक्ति तथा निज भाषा के प्रति प्रेम का बीज बोया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को सूल। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताने का काम किया। गद्य का विकास, उन्होंने नाटक और निबंध के माध्यम से जन संचार को बढ़ावा दिया और हिंदी को साहित्य की भाषा बनाया। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उन्होंने आधुनिक विषयों पर लिखना शुरू किया और साहित्य को जन जागरण का माध्यम बनाया, जिससे वे आधुनिक काल के अग्रदूत कहे जाते हैं, आधुनिकता के अग्रदूत कहे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन आ चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में व्यक्त राजनीतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। देखिए, भारतेंदु की राजनीतिक चेतना में अंग्रेजी शासन के प्रति मोह और विरोध का मिश्रण था, जिसे योगीन विसंगति भी कह सकते हैं। प्रारंभिक मोह, शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजी शासन की सुव्यवस्था और रानी विक्टोरिया की खूब तारीफ की। भारतेंदु जी ने शोषक रूप का बोध जब इनको हुआ, बाद में उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण और भेदभावपूर्ण नीतियों को पहचान लिया, और जब इनको पहचान में आ गया कि भाई अंग्रेज लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा जो है बढ़त बलसिरी नामक कविता में उन्होंने देश की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत किया और अंग्रेजों का विरोध भी करना शुरू किया। देश दशा का वर्णन भी किया। भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा उन्होंने और कविताओं के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की गरीबी और दुर्दशा का मूल कारण कोई और नहीं बल्कि विदेशी शासन यानी कि अंग्रेजों का शासन ही रहा है। तो इसका उपाय भी बताते हैं। उन्होंने लोगों को परस्पर सहयोग करने और देश की वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया कि अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें और विदेशियों से कोई कहीं ना कहीं बाइकाट करने का काम करें। अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य के मात्र एक ऐसे कवि जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा। तो हिंदी का पहला खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसको लिखा है भाई साहब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करमवीर और राष्ट्रीय काव्य में महत्वपूर्ण इनकी जो है भूमिका रही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय बड़े जबरदस्त कवि रहे हैं। करमवीर कविता केवल परिश्रम का गुणगान नहीं करती, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्रियाशीलता और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है। आदर्श करमवीर, हरिऔध जी ने करमवीर को एक सच्चे देशभक्त के रूप में चित्रित किया है, जो कठिनाइयों से नहीं घबराता और असंभव को संभव भी बनाता रहता है। राष्ट्रीय उत्थान, द्विवेदी युग में जब देश गरीबी और राजनीतिक गुलामी से जूझ रहा था, यह कविता हताश राष्ट्र को कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से उत्थान के लिए प्रेरित कर रही थी।
तो जो युद्धवीर ये कविता है इनकी, खास करके किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कर्मवीर कविता है। कर्मवीर कविता क्या जी, कर्मवीर और जन्मभूमि दो कविता इनकी पाठ्यक्रम में संकलित है। कर्मवीर कविता है, देख बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकसाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इस तरीके से लिखने का काम किया। तो कर्मवीर कविता किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जन्म हुआ था आपका आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में 1865 ईस्वी में। पिताजी का नाम था भोला सिंह, ठीक है, और माता जी का नाम था रुक्मिणी देवी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में आपने पढ़ा। अखंडनीय आत्मविश्वास था इनमें, आत्मविश्वास इनका कभी घटता नहीं था। कविता का संदेश है कि जो जहां है जैसा है वहीं रह करके राष्ट्र के लिए कार्य करे, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, ऐसा लिखते हैं। इस कविता का मूल भाव यही है, शुरुआती दौर में यही बताया गया। निष्कर्षता कह सकते हैं कि जो कर्मवीर कविता है, यह कविता भारतीय स्वावलंबन और आंतरिक शक्ति का प्रतीक बनकर के द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य में अमूल्य योगदान देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मैथिली शरणगुप्त की कविता आर्य मातृभूमि में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इनकी एक कविता का नाम है आर्य और दूसरी कविता का नाम है मातृभूमि, ठीक है। आर्य कविता है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम कौन थे क्या हो गए, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे समस्याएं सभी। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, वे मंदनी तल में सुकृति के बीच बोते सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा, संसार के उपकार हित जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी, फैला यहीं से ज्ञान आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही ज्योति अब संसार में, संपर्क संपूर्ण सुख संयुक्त थे वे, शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नंद के मनोहर वो मीन थे, ठीक है। ये कविता है आर्य और दूसरी कविता है मातृभूमि, दो कविताएं इनकी पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी के बारे में बता रहा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। कवि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरणगुप्त ने राष्ट्रीयता को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारतीय संस्कृति और गौरवशाली अतीत के साथ भी जोड़ा, अतीत का गौरवगान भी किया। आर्य और मातृभूमि कविता में भारत के प्राचीन गौरव, ज्ञान, धर्म, कला का गुणगान करती है। गुप्त जी ने भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत करने का काम भी किया है। भौगोलिक राष्ट्रीयता की अगर बात की जाए, उन्होंने भारत की प्रकृति, नदियां, पर्वत आदि को मातृभूमि के रूप में चित्रित किया, जिससे लोगों में देश के प्रति भावात्मक लगाव पैदा हो गया। धर्म और संस्कृति, उन्होंने हिंदू धर्म के उदात्त मूल्य, उदात्त माने अच्छे मूल्य, उदात्त माने नंबर 1 के मूल्य, राम और कृष्ण के आदर्शों को राष्ट्रीयता का आधार बनाया। इस तरीके से मैथिली शरणगुप्त ने काफी कुछ किया। निष्कर्षता कह सकते हैं कि गुप्त जी ने भारतीयों को यह याद दिलाया कि उनका देश कोई साधारण भूमि नहीं है, ठीक है, बल्कि आर्य संस्कृति की जन्मभूमि है, जिसकी रक्षा करना सबका कर्तव्य है। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के प्रणय गीत यानी हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है, राष्ट्रीय गौरव किस प्रकार का अभिव्यक्त हुआ है इस कविता में। जयशंकर प्रसाद कविता का क्या नाम है? ये जयशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए, सुहनी साहू परिवार में जन्म लिया इनका। जीवन शांत गंभीर सागर जो अपनी आकुल तरंगों को दबा करके शुभ धूप में मुस्कुरा उठा, ऐसे हिंदी साहित्य में एक अमर निधि के रूप में जाने जाते हैं। काशी के संपन्न वैश्य परिवार में जन्म हुआ था 1889 में, ठीक है, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। 1937 में नवंबर का महीना था, 14 नवंबर की डेट थी। राजक्षमा नाम का एक बीमारी हो गई थी, टीबी जिसको कह सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। 48 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। और आप देखेंगे कि प्रयाग गीत जो इन्होंने लिखा है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग, इसके बोल कुछ इस तरीके से हैं, कैसे, यही कविता इनकी पाठ्यक्रम में संकलित है। कैसी कविता है?
हिमाद्रि तुंग तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो असंख्य कीर्त रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुको नसूर साहसी आरात सैन सिंधु में सुआग्न से जलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। ये कविता है हिमाद्रि तुंग श्रृंग। और दूसरी कविता इनकी पाठ्यक्रम में बहुत छोटी छोटी है, अरुण ये है मधुमेह देश हमारा। और इसको गा सकते हैं आप कैसे कि अरुण ये है मधुमेह देश हमारा, अरुण ये है मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचे जान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये कविता अपने देश के लिए कही गई है और ये बेसिकली आप देखेंगे अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यह कविता जो आई है बेटा, ये कविता ऐसे नहीं आ गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ये रचना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चंद्रगुप्त नाम का नाटक है, उसके द्वितीय अंक के प्रारंभ में सेल्यूकस की पुत्री कार्नोलिया, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है, उसका नाम है कार्नोलिया, उसके द्वारा गाया गया है। इस गीत में उसकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है। अपने पिता के साथ रहते हुए कार्नोलिया यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीयों के ज्ञान गरिमा और प्रेम करुणा आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित हुई। और इस गीत में इसी हृदय अनुभूति को व्यक्त करती है और कहती है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कहती है कि सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम प्यारा। ठीक है सारा। और इस तरीके से बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखते हैं जयशंकर प्रसाद साहब। तो उसी कविता के बारे में आपको बताना है। चलिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गीत है, जो राष्ट्रीय गौरव और बलिदान की भावना को अत्यंत ओजस्वी और ललित भाषा में व्यक्त करता है। बड़ी जबरदस्त भाषा है। भौगोलिक गौरव, यह गीत हिमालय के सर्वोच्च शिखर से भारत के गौरव की घोषणा करता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वतंत्र स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह भारत की अनादि और अविनाशी स्थिति को दर्शाता है। अद्वितीय ज्ञान, भारत को ज्ञान और संस्कृति की पहली किरण प्रदान करने वाला देश बताया गया है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आप समझे, इन सभी लाइनों का एक एक लाइन की बड़ी बड़ी जबरदस्त व्याख्या है, बड़ी जबरदस्त रचना है। बलिदान का आवाहन भी करते हैं जयशंकर प्रसाद। यह गीत स्वाधीनता के लिए शौर्यपूर्ण बलिदान का आवाहन करता है। वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है। ठीक है, आप देखिए कविता कैसी, क्या है, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो ऐसी बात करता है। असंख्य कीर्त रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। आरात सैन सिंधु में सुआग्नि से जलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो रुकना नहीं। क्लियर? चले, निष्कर्षा कह सकते हैं कि यह गीत छायावादी सौंदर्य बोध के साथ राष्ट्रीय वीरत्व की भावना को जोड़ता है। जयशंकर प्रसाद केवल छायावादी लेखक नहीं, बल्कि छायावाद के जबरदस्त कवि के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के कवि हैं, जो प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का परिचायक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अरुण यह मधुमेह देश हमारा के माध्यम एक कविता है, माध्यम से व्यक्त प्रेम और देशभक्ति की भावना को समझाइए। यह गीत प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में एलिस नामक विदेशी पात्र द्वारा गाया गया है, जो भारत की सुंदरता से मुग्ध है। या एलिस, इसको आप कह सकते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इसके बारे में, तो ये जो है वो क्या नाम है, कार्नोलिया गाती है, जो द्वितीय अंक में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध भी लड़ता है, तो उसी की पुत्री है कार्नोलिया, उसके द्वारा यह गीत गाया गया है। ठीक है, जब वो आती है भारत भ्रमण पर। ठीक है, तो यह गीत प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में एलिस नहीं है यहाँ पर, ठीक, कार्नोलिया। ठीक है, तो सही कर लीजिएगा। माधुर्य और सौंदर्य, भारत को मधुमेह देश कहा गया है, जो यहाँ की समृद्धि, शांति और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, यानी अनजान क्षितिज कोई भी व्यक्ति हो उसको एक सहारा मिलता है। अतिथि सत्कार यहाँ पर होता है, अतिथि देवो भव के नारे लगते हैं। यह कविता भारतीय संस्कृति के अतिथि सत्कार के महान गुण को दर्शाती है।
जहां अपरिचितों को भी एक सहारा मिलता है, हर अपरिचित भी होते तो उनको लोग रिस्पेक्ट से पूछते हैं। यहाँ तक कि कोई विदेशी आएगा तो हमारे इंडिया गेट पे या बनारस में लोग उससे सेल्फी लेने लगते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं, जबकि वो कोई भी विदेशी हो, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं, बस केवल गोरा है, उससे फुल सेल्फी लेने के लिए जो है लोग तरसते रहते हैं। ऐसी चीज देशभक्ति, इस गीत की मधुरता भारत के प्रति गहन प्रेम की भावना जगाती है। यह देश की कोमल, मानवीय और सौंदर्य परक राष्ट्रीयता का एक जबरदस्त चित्रण करती है, एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रसाद ने सौंदर्य के माध्यम से देश के प्रति असीम अनुराग को व्यक्त किया है, जो राष्ट्रीयता की एक अनूठी अभिव्यक्ति रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भारती वंदना, भारती विजय करो में प्रकृति और राष्ट्रीयता का समन्वय दिखाइए। देखिए, अब जैसे निराला जी की अगर बात करें बेटा, निराला जी की कविता जो है सूर्यकांत, महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य में यदि कोई फक्कड़ निर्भीक व्यक्ति पैदा हुआ तो निराला जी ही थे। निराला जी का जन्म जो हुआ था 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि रहे हैं, छायावाद के नायक ओजस्वी कवि कहे जाते हैं निराला जी। और इनके पिताजी का नाम था राम साय त्रिपाठी जी। और कहीं ना कहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही स्कूल, हाई स्कूल से हुई थी। कुश्ती, घुड़सवारी, खेलों का बड़ा चाव था इनको। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया जो है, बचपन से ही माता पिता का देहांत हो गया था, फिर पत्नी का देहांत हुआ, फिर उनकी पुत्री का देहांत हुआ। जीवन में दुख बहुत ज्यादा इनके रहा। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही, कन्यागत कर्मों का अपर्ण कर सकता मैं तेरा तर्पण। दुख और कष्ट भरे जीवन में इनका जो है बहुत ज्यादा दिक्कत रही। साहित्य और जीवन में निराला स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए थे। 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री का नाम था, उन्हीं की याद में सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। और हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। कुकुर, मुत्ता, अलिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, लिली, चतुरी, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये सब जो है गद्य रचनाएं कुछ है, कुछ काव्य रचनाएं हैं, सब कुछ लिखा, गद्य काव्य सब कुछ लिखा निराला जी ने। इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, भारती वंदना, भारती जय विजय करे। ठीक है, और जागो फिर एक बार, दो कविताएं इनके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। भारती वंदना जो पूछी गई कविता है, इसकी अगर बात की जाए तो यह है कि भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, लंका पत दल सतजल, गर्ज गोर्म सागर जल, धोता सुच चरण युगल, अस्तव कर बहु अर्थ भरे, भारती जय विजय करे, तरुण तृण बन लता वसन, अंचल में संचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार लगे, मुकुट शुभ्र हिस्तुसार, प्राण प्रणव होंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुकरे, ये रचना इन्हीं की है। और जागो फिर एक बार, क्या लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, प्यारे जागते हुए हारे सब तारे, तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी बोलती है द्वार, जागो फिर एक बार, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। ऐसे लिखते हैं, बड़ी जबरदस्त कविता लिखते हैं, छंद, मुक्त छंद की कविता लिखते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक है निराला साहब। निराला की यह कविता माँ सरस्वती भारती की वंदना है, माता सरस्वती की वंदना करते लिखते हैं, जो ज्ञान, भक्ति और स्वतंत्रता का समन्वय करती है माता सरस्वती। कोई भी कवि कोई भी रचना लिखने से पहले माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। जैसे कि तुलसीदास बड़े महान कवि, उन्होंने भी जब कविता लिखी तो उसमें मतलब रामचरितमानस लिखने से पहले क्या लिखा कि वर्णनाम अर्थ संघानाम और रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायको, वाणी माने माता सरस्वती, वंदे वाणी श्री गणेशाय नमः। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आप गणेश भगवान का प्रणाम करते हैं, और कोई अगर वही शुभ कार्य आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो तो आप गणेश भगवान और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए तभी आप आगे बढ़ते हैं। यही काम हिंदी के समस्त कवियों ने, अधिकतर कवियों ने मंगलाचरण के माध्यम से किया। कोई भी अगर विद्वान कवि है, नाटक वगैरह लिखता है तो ऐसे चीजों को जरूर करता है। कोई भी कविता लिखता है तो शक्ति का आवाहन करते हैं। निराला भारतीय विजय करे, भारती जय विजय करे का आवाहन करते हैं। यह विजय केवल युद्ध की नहीं बल्कि अज्ञान और पराधीनता पर भी विजय का। प्रकृति समन्वय, कवि ने प्रकृति के तत्वों खास करके सुमन, विहग, सत्य, सूर्य को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। जगती रही ज्योति में
प्रकृति और ज्ञान के प्रकाश को जोड़ा गया है। नवयुग का शंखनाद भी किया गया है। यह कविता नवयुग के निर्माण, नई ऊर्जा, नव जीवन के संचार की कामना करती है। ठीक है, निष्कर्षता कह सकते कि निराला ने ज्ञान, शक्ति और प्रकृति के माध्यम से समग्र भारतवर्ष की वंदना की है, जो उनकी व्यापक राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती है, दिखाती है। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बड़ा जबरदस्त। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा में निहित बलिदान की भावना को स्पष्ट कीजिए। पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प का कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, और चाह नहीं देवों के सर पर हे हरि डाला जाऊं। ठीक है, फिर क्या कहता पुष्प? और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प क्या कहता है कि मेरी अभिलाषा नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में जो इसे जयमाल होता है उसे बंद करके बढ़िया से उनके गले में पहना जाऊं। वो मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं प्रेम माला में बंधू, मैं सुरबाला के गहनों में यानी कि मैं गजरा और मोती में उसको लगा करके मैं सुशोभित हूं। मैं सम्राटों के सौ पर भी नहीं डाला जाना चाहता हूं, मैं देवों के भी सिर पर अपने भाग्य पर इठलाने का प्रयास भी नहीं करता हूं। तो पुष्प क्या चाहता है? पुष्प ये कहता है कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी ऐसे जगह पर मुझे फेंक देना जहां पर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देने वाले वीर जिस रास्ते से गुजर रहे हो, उस रास्ते के पाए उस रास्ते में मुझे बिछा देना, ताकि मैं उनके चरणों की धूल में जाकर के मिल जाऊं, उनको मैं थोड़ा सा शांति प्रदान कर पाऊं। वो पुष्प ये चाहता है। माखनलाल चतुर्वेदी साहब इसी बात को कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी आत्मसमर्पण की प्रबल भावना को ओजस्वी भाषा में छंदबंद करने वाले कवियों में चतुर्वेदी जी का नाम अग्रगण्य है, नंबर 1 पर आते हैं। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के में हुआ था। पिताजी का नाम था नंद दुलारे चतुर्वेदी, अध्यापक थे वो। संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं के अच्छे योद्धा थे, अच्छे जानकार थे। कई बार जेल भी जाते हैं आप, और ठीक है, जेल से छोड़ने के बाद में 1943 ईस्वी में वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बन चुके थे। 80 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1968 में इस भारतीय आत्मा की वाणी सदा के लिए मौन हो जाती है। इन्होंने तमाम रचनाएं लिखी, जैसे कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, हिम तरंगड़ी, कला का अनुवाद, संतोष बंधन सुख, रामनवमी, तमाम सारे ग्रंथ लिखे। एक इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा आपके पाठ्यक्रम में संग्रह, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अर्थ भी बता दिया इसमें। एक दूसरी कविता है जवानी। जवानी कविता क्या है? प्राण अंतर के लिए पागल जवानी, कौन कहता है तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां, चल रहे नभ के सितारे, चल रही नदियां, चल रहे हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेर कर ले, भूमि सा तू पहन बाना, आज धानी प्राण तेरे साथ है, उठ रही जवानी, द्वार बल का खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर सर सिर मुंह का मोल कर दे। इस तरीके से लंबी कविता है, और जवानी को लेकर के एक जबरदस्त कविता लिखी है, और वो है कौन? माखनलाल चतुर्वेदी साहब। इनकी बात की तो बड़े जबरदस्त लेखक हैं। तो उसी कविता पूछी गई कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता, जिसके बारे में आपको बताते पूरी अर्थ बता दे कि पुष्प की क्या अभिलाषा, पुष्प क्या चाहता है, एक फूल क्या चाहता है। यह कविता राष्ट्रीय काव्य की एक अत्यंत मार्मिक लोकप्रिय रचना है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प स्वयं बोलता है कि उसकी एकमात्र इच्छा है देवताओं के शीश पर चढ़ना या सुंदरियों के गहनों में गूथा जाना नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि स्त्रियों के गहनों में मैं गूथा जाऊं, या मैं जो है या मैं क्या करूं, या मैं देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाऊं। देवता मतलब कि पुष्प क्या कहता है कि माल्यदीनम सुगंधहीनम माल्यदीन वह प्रभव मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पम पुष्पमाल्यम समर्पयाम। देवताओं पर जब पुष्प चढ़ाया जाता तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण पंडित जी लोग किया करते हैं। ये पुष्प नहीं चाहता कि मुझे ऐसे चढ़ाया जाए, मैं देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता हूं। बलिदान की उत्कंठा उसके अंदर है। पुष्प की इच्छा है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहां से असंख्य वीर मातृभूमि पर बलिदान देने जा रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प जैसे
क्षुद्र माध्यम से बलिदान की उत्कट भावना को व्यक्त किया है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं को सर्वोच्च त्याग के लिए प्रेरित करती है कि जब एक पुष्प, अरे एक पुष्प हो, एक फूल ऐसा चाहता है, इतनी जबरदस्त युवा पीढ़ी लेकर के जवान बैठे हो और तुमको जो है अपने देश के लिए नहीं लड़ना है, ऐसे उस जवानी कविता लिखती है। उस जवानी ही के काम की जो देश के काम ना आए, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। भरा नहीं है जो भावों से बहते जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं हुआ पत्थर जिसमें स्वादेश का प्यार। तो इस तरीके से बताते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में वीर रस और वात्सल्य रस का समन्वय कैसे हुआ है, ये इसको बताएं। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात की जाए तो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं आप, ठीक है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कविताओं की सच्ची वीरांगना रही हैं और ओज और शौर्य इनकी रचनाओं में प्रकट हुआ है। इनका जन्म जो हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी भी रही हैं। राष्ट्र चेतना की अमर गायिका, वीर रस की एकमात्र हिंदी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था, ठीक है। और आपको बता दूं कि उनका विवाह खांडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। विवाह के बाद सुभद्रा जी के जीवन में नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, देश सेवा में तत्पर हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि 1948 में एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और देश आजाद होने के बाद में मृत्यु होती है, ठीक है। ये लिखती है रचना क्या, वीरों का कैसा हो बसंत। क्या लिखती हैं, आ रही हिमाचल से पुकार है उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब कुछ कर रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर बेस में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का ऐसा हो बसंत। क्या कहती हैं कि भर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे पर, उधर गान है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, गलबाहे हो या हो कुकृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विशाल या द्रविड़ ताड़, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, कह दे अतिउ अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, हल्दी घाटी के शिलाखंड हे दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणवा राणवा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतिया ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजुली भर दे वह छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन अंत, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। इस तरीके से बताती है, वीरों को लेकर किस तरीके से बताने का काम करती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ऐसी रचनाएं, ऐसी बातें बताई। एक स्त्री होकर के जब इस प्रकार से वीरता प्रूफ बातें करती हैं तो जो पुरुष है, जो शौर्य, जिनके अंदर जो एकदम शौर्य अंदर से भरा पड़ा है, वो लोग एकदम से फुलफुला जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं सामने और युद्ध करने के तत्पर हो जाते हैं। एक स्त्री बताओ, एक स्त्री जो कोमल स्वभाव वाली है, जिसके अंग एकदम से कोमल कोमल हैं, जब वो इस तरीके से बात करती तो वीर पुरुष किस तरीके से अपने, उनके मन में किस तरीके से जो है चीजें आती होंगी। झांसी की रानी कविता लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, रानी लक्ष्मीबाई पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल के पाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कविता बड़ी लंबी है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से वो लिखती है कविता, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी लंबी कविता लिखी है आपने।
लास्ट वाली जो रानी क्या है, लास्ट वाली जो कविता पंक्ति है वो ये है कि जाओ रानी याद रहे रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। क्या कहती है सुभद्रा जी? सुभद्रा जी लिखती है कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, हमेशा कृतज्ञ रहेंगे भारतवासी तुम्हारे प्रति। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से यह चाहे झांसी। मतलब गोलों से तो चाहे झांसी मिटा दे, लेकिन ये लोगों के दिल में रहेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जब बात झांसी की रानी कहते तो आंखों में आंसू आ जाते। एक ऐसी सुरमा, एक ऐसी वीर, एक स्त्री, एक रानी जिसने अपने बच्चे को पेट में बांध करके युद्ध किया, अंग्रेजों को के छक्के छोड़ा दिया, अंग्रेज लोग कांपते थर थर थर। वो स्त्री, वो भारतीय वीरांगना थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस वीरांगना को पहचाना। सुभद्रा कुमारी चौहान, एक कवि का बड़ा हाथ होता है एक सच्चे राजा, एक सच्ची रानी को जनता तक पहुंचाने। इतिहास उतना सब नहीं लिखता जितना एक साहित्यकार लिख देता है। जहां न पहुंचे कवि वहां, जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कवि। वो चीजें हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में राष्ट्र प्रेम को स्त्री सुलभ कोमल भावनाओं, वात्सल्य और करुणा के साथ जोड़ा। वीर रस, वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी जैसी कविताओं में वीर रस की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने वीरांगनाओं को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया और इस तरीके से उन्होंने झांसी की रानी के बारे में बताया। वात्सल्य और कोमलता, वात्सल्य माने होता है माता और पिता का प्रेम, कोमलता एक कोमल भाव। उनकी कई कविताएं जैसे कि मेरा नया बचपन में वात्सल्य यानी माँ का प्रेम की प्रधानता मिलती है। उन्होंने दिखाया कि एक माँ भी अपने पुत्र को राष्ट्र रक्षा के लिए सहर्ष बलिदान कर सकती है। समन्वय भी दिखता है। उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते या गृहस्थ जीवन के आदर्शों को राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ करके दिखाया। राष्ट्रीयता केवल रणभूमि तक सीमित नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कारों से भी प्रेरित होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो आपका अगला जो प्रश्न है, आपके तमाम सारे प्रश्न है वो मैं चर्चा करता रहूंगा। तो अगला वीडियो आएगा इसका, इसमें आपका 16 से लेकर के आपके 20 क्वेश्चन वो और 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के, यानी कि 10 क्वेश्चन सभी दीर्घ उत्तरीय के और बचे हुए हैं, 5 दीर्घ उत्तरीय के और 5 ये मैं आपको चर्चा कर दूंगा। ये सारे आपके लेक्चर आ जाएंगे। अभी इस वीडियो में बता पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि तबियत भी मेरी नहीं सही है। आप इस चीज को पीडीएफ के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं, इतना भी है। बिना क्लास के ही पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। बाकी अगर मैं समय पाऊंगा तो इसकी अगली क्लास जल्दी आ जाएगी। हालांकि पेपर आपके बहुत जल्दी, तो आप पीडीएफ प्राप्त करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करके इसको पढ़ सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं। ऐसे ही तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको जुड़ना है तो आपको एसएमएस करना है 9984 039 139। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। अभी नया नंबर आपके लिए लिया गया है। वो नंबर पुराना वाला बंद हो चुका है तो उस पर एसएमएस नहीं करना है। ये नया नंबर 91 193 60 वाला नंबर आपका बंद हो चुका है, व्हाट्सएप उस पर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में तो लिख करके भेज दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप 5वें सेमेस्टर का जुड़ना चाहते हैं, 6वें सेमेस्टर का, किसी भी सेमेस्टर के लिए आपके लिए, देखिए 6वें सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। 6वें सेमेस्टर की फीस भी आप जमा कर सकते हैं। अगर 5th और 6th का एक साथ लेते हैं तो आपके लिए व्यवस्था क्या है कि मात्र 150 रुपए फीस में 5वां और 6वां सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की फीस केवल 150 रुपए है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की को करिकुलर और 2-2 पेपर आपके, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, यानी 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में एक सेमेस्टर की। और 150 रुपए अगर आप लगाते हैं तो दोनों सेमेस्टर आपका हो जाएगा, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की फीस केवल 150 रुपए हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 150 रुपए में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि 5th सेमेस्टर के लिए आपके लिए पूरा नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का आपके लिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला नोट्स होगा, उसके लिए व्यवस्था है। तो अगर 100 रुपए देंगे तो केवल 5th सेमेस्टर का आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 5th का हमको नहीं पढ़ना गुरुजी, हमको केवल 6 का ही पढ़ना है, तो 6 वाले बच्चों के लिए भी फीस मतलब कि 100 रुपए है। तो आप 100 रुपए देकर के केवल 6 सेमेस्टर का जुड़ सकते हैं ग्रुप, केवल 6 सेमेस्टर वाला। अगर आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर का गुरुजी 6 का एक साल देंगे तो 150 रुपए। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ये केवल एक सब्जेक्ट हिंदी का नहीं बल्कि हिंदी के दोनों पेपर का, और जैसे हिंदी के साथ आपका संस्कृत है, जियोग्राफी, पॉलिटी है, या फिर जो भी और सब्जेक्ट है उन सभी का मिलता रहेगा, ठीक है। और सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, कौन सा, 9984 039 139। इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे। व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, बात ध्यान रखेंगे। आपको जुड़ना है तभी एसएमएस करें, ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, आपको जुड़ना है तो प्लीज एसएमएस करें। और आपको चाहिए कि आपको जुड़ना चाहिए, 6 सेमेस्टर वाले के लिए बच्चे भी जुड़ सकते हैं, जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। केवल 6 का जुड़ना है तो 6 का ग्रुप बन चुका है, जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप अभी से जुड़ जाएंगे तो आपका आप ही का फायदा होगा। आप 6-7 महीने तक पढ़ते रहेंगे आराम से 6 सेमेस्टर में, अभी से कंटेंट कुछ मिल जाएगा 6 वालों का और आप आसानी से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी बच्चों को बताएं कि अब ये नंबर पर एसएमएस करना, तभी कोर्स आपको मिलेगा। इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे तभी आपको कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। 9161 वाला नंबर व्हाट्सएप पर बंद हो चुका है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर भविष्य में चालू होगा तो मैं बताऊंगा कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे चालू कम संभावना कम है, लेकिन आप एसएमएस इस पे करें चूंकि अभी आपका नंबर हो चुका है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए एसएमएस करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी पहली बार आए हैं तो।